तो नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार। और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी से लगातार केंद्र के दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा है वो बना हुआ है। पहले गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग दौरा जो है वो तय होता है, उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की छत्तीसगढ़ में एंट्री हो चुकी है, जहां उन्होंने बिलासपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा जो है कांकेर के लिए प्रस्तावित है। अब जानकारी यह भी है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा संभावित है। ऐसे में समझिए कि केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर है। अब अगर पिछले कुछ चुनावों के नतीजों को देखें तो बीजेपी जो है हर हाल में छत्तीसगढ़ में विजय पताका फहराना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के फैसलों से डरी हुई है। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद बीजेपी जो है हताश है और उनकी पूरी पार्टी हताशा में दिख रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने यह तक कह दिया कि बीजेपी के मंत्रियों को मणिपुर जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ का दौरा आखिर क्यों कर रहे हैं। सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह तक कहा है कि संपर्क से समर्थन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बीजेपी के 9 सालों का विकास कांग्रेस को चुभ रहा है, इसलिए शीर्ष नेतृत्व के आने से कांग्रेसी जो है तिलमिला उठे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार संगठन में बदलाव कर रही है। शीर्ष और लोकप्रिय नेताओं को जिम्मेदारियां भी दी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां रण में उतर चुकी हैं। वो तो पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभार बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, तो थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा 3 भरोसा नहीं चलेगा। दूसरे भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। स्थानीय नेताओं का जब से ऑल पार्टी अपोजिशन मीटिंग बिहार में हुआ है, तब से मोदी जी और उनकी सरकार की बैलेंस बिगड़ी हुई है, मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है और उलझुल बयान हरकत इस प्रकार से कर रहे हैं। जाना इनको मणिपुर चाहिए तो आ जा रहे हैं छत्तीसगढ़। अरे ये क्या मान रहे हैं? जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है और इसमें संपर्क से समर्थन, और ये समर्थन मांगने चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करने, पब्लिक से सीधी बातचीत करने आ रहे हैं। 9 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में, क्या क्या 9 साल पहले कांग्रेस ने कितना गड्ढा खोद के रखा था और कैसे इस 9 साल की यात्रा में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से विकास के काम हुए। इस बात की चर्चा होती, भाई यदि आपके पास अपने बोलने की कोई विषय 4.5 साल में है तो जनता के बीच बोलिए। कोई आगे अपने सरकार की उपलब्धियों को यदि हम गिना रहे हैं 9 साल की या 15 साल के डेवलपमेंट बात कर रहे हैं, उसका जवाब विकास ही होता है। आपने कुछ तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्वों का छत्तीसगढ़ में आना जाना लगा हुआ है। यहां आकर वो छत्तीसगढ़ की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या इनके दौरे का छत्तीसगढ़ की जनता पर कुछ असर भी हो पाता है या फिर नहीं। यह समय के गर्भ में विधानसभा चुनाव के नतीजे इस चीज का आंसर देंगे।
अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से केएस चौहान साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से ऋषभ चंद्राकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा सवाल है वो केएस चौहान साहब आपके लिए है, बीजेपी के लिए है। तो चौहान साहब, लगातार तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज को जरा समझ लेते हैं कि टीएस सिंहदेव जी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। अब इससे सीधे तौर पर भूपेश बघेल जी का, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है कि बीजेपी इससे बिलबिला चुके, बीजेपी इससे घबराई हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? को भी शर्म नहीं आई, लेने वाले को भी शर्म नहीं आई जी। लेने वाला जब बोल रहा था कि मेरी 25 साल में शादी कर लीजिए, देने वाले बोल रहे थे 50 साल में आपकी शादी करेंगे, तब आप 50 साल की अपनी जिंदगी बहुत सुख से जीना। लेकिन उसकी 90 साल की उम्र हो गई, उसके बाद भी उसकी शादी नहीं की गई, उसकी सगाई की गई सिर्फ। तो ये बहुत ज्यादा अनर्थ हुआ और एक स्वाभिमानी व्यक्ति को तो ये सब चीजें लेनी भी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि मेन जो चीज है इस बैठक में जो निकल के आई है कि जो हर प्रवक्ता, हर कार्यकर्ता, हर वो बोलता था कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश का भरोसा है, तो शीर्ष नेतृत्व ने आपके भूपेश के भरोसे को ही नकार दिया। शीर्ष नेतृत्व ने बोला कि संयुक्त प्रयास से ही चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे इन्होंने 2018 में बरगलाया था, चार मुख्यमंत्री के चेहरे सामने रखे थे। अभी मुख्य केएस चौहान साहब मुख्यमंत्री के चेहरे पर आएंगे, पर फिलहाल जरा उप मुख्यमंत्री पर बात कर लेते हैं, टीएस सिंहदेव जी पर बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी डर कर बिलबिलाई हुई है, लेकिन कहानी सबसे बड़ी है ये है और सबसे अहम कहानी ये है कि लगातार टीएस सिंहदेव जी का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं हम पर डोरे डाले जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, टीएस सिंहदेव जी पर तो लगातार डोरे डाल ही रही थी। अब एक तरीके से जब कांग्रेस ने उन्हें खुश कर दिया है तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती दिख रही हैं। टीएस सिंहदेव जी बहुत ही संवेदनशील आदमी है और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, स्पष्ट रूप से बोल दिया था। उन्होंने ये नहीं बोला था, हाँ उन्होंने ये जरूर बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं कहीं जा सकता हूं, भले दूसरी पार्टी ले सकता हूं या अपनी पार्टी बना सकता हूं या दूसरी, ये कभी उन्होंने बोला नहीं। और उन्होंने संवेदनशीलता अपनी कांग्रेस के पार्टी की दिखाई और ईमानदारी भी दिखाई, हम उनको सैल्यूट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका तो कोई वही नहीं था। और दूसरी बात यह है कि टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या ना बनाया जाए, इससे छत्तीसगढ़ की जनता को कोई सरोकार नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता का कोई भी लेकिन चौहान साहब सबसे बड़ी बात यह है कि टीएस सिंहदेव जी जिस इलाके से बिलोंग करते हैं उसमें एक बड़ा जो नंबर है, सीटों का एक बड़ा नंबर जो है वो सीधे तौर पर इफेक्ट करेगा। जब इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था उस समय भी एक तरीके से एक क्षेत्र में बड़े स्तर पर हंगामा भी देखने को मिला था कि उनके जनप्रतिनिधि, उनके नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अगर उनके पक्ष में यह फैसला लिया गया है तो यकीनन जनता थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन खुश जरूर होगी। चौहान साहब, बता दूं आपको कि जब 2.5 साल की उनकी लड़ाई चल रही थी, आज से 1.5 साल 2 साल पहले, जब एक शक्ति प्रदर्शन किया गया था तो टीएस सिंहदेव जी अकेले जाते थे और ये लोग पूरे अपने दमखम के साथ जाते थे। तो वहां पर टीएस सिंहदेव जी का दमखम दिख रहा था, 1-2 विधायक भी नहीं गए उनके साथ। तो ये दिखता है कि टीएस सिंहदेव जी कभी इनको वो पदवी नहीं दी गई जिनका इनसे वादा किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले तन मन धन लगाया था। जी। उसके बाद भी आपने उनको ये पुरस्कार नहीं दिया, उससे वादा खिलाफी की। क्यों? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व अपने हाथ में लगाम रखना चाहता था, भूपेश बघेल जी को डरा के रखना चाहता था ताकि उसका एटीएम चालू रहे। और आज जब उनको उनकी जरूरत नहीं हुई है, यूज एंड थ्रो वाली स्थिति आ गई। आज भूपेश है तो भरोसा है, ये हट गया है टाइगलाइन और ये आ गया है समस्त संयुक्त परिवार से। साहब, आप केएस चौहान साहब आप जो कह रहे वादा खिलाफी को लेकर जो कह रहे हैं, सीधे तौर पर नंद कुमार साय के स्थिति में क्या हुआ था? वो भी तो आपके एक माननीय नेता थे, एक तरीके से आप लोगों ने उन्हें पूरा सम्मान दिया, फिर क्या होगा कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया? साय जी का जो निर्णय था वो व्यक्तिगत निर्णय था।
कोई लेकिन चौहान साहब सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस तो इसको ऐसे मार्केट कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा था, भले पद दे दिया जाए पर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर स्थिति तो आपके साथ भी वही है ना, कि आपके जो नेता है आपसे खुश नहीं है, उनके नेता उनसे खुश नहीं है, तो फिर किस हालात में आप उनसे सवाल पूछ रहे कांग्रेस से? महोदय की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया अनुसूचित जनजाति का, उनको, और राज्यसभा भेजा गया, उनको मंत्री बनाया गया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जब मध्य प्रदेश था तब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद उनको सांसद बनाया गया, टिकट दी गई, और इसके बावजूद अब कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसके बाद भी आज जब जा रहे हैं तो वो मंडल के प्रतिनिधि और मंडल को देके और उनको खुश कर दिया गया है। उसके सामने ये सब चीजें क्या थी? और जो गए हैं उनके साथ एक भी विधायक, तो बोल दीजिए एक पूर्व विधायक भी गया है क्या? एक पूर्व विधायक तो छोड़ दीजिए, एक पार्षद भी गया है क्या? पूर्व पार्षद भी उनके साथ गया है क्या? नहीं गया, क्योंकि वो डिसीजन उनका गलत था और सभी को मालूम है। और ये उनका पर्सनल डिसीजन जरूर है, और लेकिन आप उनके पास जाके भी आपने क्या पाया? जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हमने वहां पर राज्यसभा सांसद के लिए वो बोलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी विचारधारा नहीं जमी। इधर आ गए तो हमने पूरा सम्मान दिया, जिस लायक वो थे, जो और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आज। और आज उन्होंने उड्डयन मंत्री बनके कितना बढ़िया काम किया है और हमारे इस क्षेत्र को कितना आगे बढ़ाया है, जिससे पूरे भारत। चलिए ठीक है चौहान साहब, आप जरा हमारे साथ बने रहिए। ऋषभ जी से, कांग्रेस से हमारे साथ ऋषभ जी जुड़े हुए, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ऋषभ जी, लगातार जब से टीएस सिंहदेव बाबा को जिम्मेदारी मिली है, आप लोग इसे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया है, छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट हो गया है। क्या इस बदलाव की जरूरत छत्तीसगढ़ की जनता को 4 साल पहले नहीं थी? ये जो 3 महीने पहले आप लोगों ने एक तरीके से एक ढोंग रचा है उप मुख्यमंत्री बनाने का, पावरलेस एक तरीके से उप मुख्यमंत्री बनाने का, क्या ऐसे छत्तीसगढ़ का विकास होगा? क्या चुनावी तरीके से जब फैसले लिए जाते, क्या ऐसे छत्तीसगढ़ का विकास होगा? आप कह रहे कि बीजेपी से बिलबिलाई हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी तो इसके मजे ले रही है कि जिस टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए था, उस टीएस सिंहदेव को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी 3 महीने पहले एक झुंझुना पकड़ा दिया। क्या कुछ कहेंगे ऋषभ जी आप इस पर? जी, पार्टी समय समय पे अपने कार्यकर्ताओं को नए पोस्ट, नए पोजीशन उनको देते रहती है। ये पार्टी डिसाइड करती है कि उनको कब क्या देना है, ये हाई लेवल कमीशन डिसाइड करती है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी द्वारा लेकिन ऋषभ जी आप जो कह रहे हैं कि ये पार्टी का आंतरिक मामला होता है, पार्टी का हाई कमीशन तय करता है कि किसे कब कौन सी जिम्मेदारी देनी है, लेकिन कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह भी है कि टीएस सिंहदेव जो है कहीं कोई छोटे मोटे विधायक या कोई कार्यकर्ता नहीं है, एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक तरीके से कहिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समकक्ष है। और अगर ऐसे समय में उन्हें खड़ा किया गया उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो कहानी बहुत साफ है। सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व यह कह रहा है कि दोनों चेहरे जो हैं एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि फैसला जो है पूरी तरीके से चुनावी है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है, तो अगर इसमें कोई शंका नहीं है कि टीएस सिंहदेव सेकेंड लेवल के हमारे कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता है और नेता है, इनको पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है, ये चुनाव को दिखते हुए दिया नहीं बोला, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, ये उनको। चलिए ऋषभ जी उस पर चर्चा नहीं करते, जरा एक और चीज पर आ जाते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने अगर सुना होगा तो के.एस. चौहान साहब ने सीधे तौर पर कहा है कि पिछले विधानसभा चुनावों में आप लोगों ने कहीं ना कहीं 4 चेहरों को लेकर जनता को भरमाने की कोशिश की। तो क्या इस बार टीएस सिंहदेव को आगे लेकर आना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक तरीके से पैरेलल खड़ा कर देना, फिर से जनता को भरमाने की क्या कोशिश है कि टीएस सिंहदेव को भी हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्या कहीं ना कहीं ये जनता के साथ एक तरीके से खेल खेलने की कोशिश नहीं चल रही विधानसभा चुनावों में? हम जो चेहरा लेके जा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पे ही 2023 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें बाबा ने, आपने सुना होगा आज ही का बयान, आपने सुना होगा दुर्ग में, बाबा ने खुद कहा है कि आप पाटन से सिर्फ विधायक नहीं, अगला मुख्यमंत्री भी बनाकर भेजने वाले हैं, अगला मुख्यमंत्री भी देने वाले हैं। तो इससे सबसे बड़ा तो भाजपा में जो मातम छा गया, उनके मुख्यमंत्री बनते ही बाबा के बयान आते ही मातम छा गया। उनके भरोसे को इन्होंने जो बना के रखा पार्टी के लिए, और इनके द्वारा जो खरीदने का प्रयास किया, ऑपरेशन लोटस इन्होंने जो चलाने का प्रयास किया बाबा को लेके, वो सब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लेकर ये सफल नहीं हो पाए। चलिए ठीक है ऋषभ जी, जरा वापस एक बार से के.एस. चौहान साहब के पास लौटते हैं। चौहान साहब, लगातार
कांग्रेस इस पूरी कहानी को ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है इसे केंद्रीय नेतृत्व वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। राज्य का जो नेतृत्व है, रमन सिंह हो गए और जो तमाम अरुण साहब जैसे बड़े चेहरे हो गए, इन्हें दरकिनार कर दिया गया। ओम माथुर एंट्री करते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा की एंट्री है। आप कहिए गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले शंखनाद किया था, अब इसके बाद कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखने वाले हैं। तो एक तरीके से समझिए कि राज्य के जो चेहरे हैं उनकी तरफ से कोई बड़ा इवेंट नहीं देखने को मिल रहा। केंद्र सरकार के जो तमाम दिग्गज है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगातार इवेंट्स करते दिख रहे हैं। तो क्या यह मानकर चला जाए, और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व का जो भरोसा है वो राज्य के नेतृत्व से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? चौहान साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि टीम वर्क है। भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क के हिसाब से काम करती है, और जो हमारे पहले भी केंद्रीय मंत्री आए हैं, गडकरी जी आए हैं, सिंधिया जी आए हैं, गिरिराज जी आए हैं, अमित शाह जी 2 बार आ चुके हैं, जेपी नड्डा जी आ चुके हैं। तो ये अपने अपने काम के प्रति भी आते हैं, क्योंकि आकांक्षी जिलों के दौरा भी करने आते हैं। जो पैसा हम केंद्र सरकार दे रही है वो अंत्योदय तक पहुंच रहा है कि नहीं, उसके लिए भी आ रहे थे। और एनआईए और सीआरपीएफ का एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करना था, उसके लिए भी आए। सिर्फ दलगत राजनीति करने के लिए नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि हमारे जो प्रदेश की जो टीम है वो कुछ काम नहीं कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि बूथ लेवल में हमारी प्रदेश टीम की काम कर रही है। ओम माथुर जी हैं, वो भी बूथ लेवल तक उतर के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चौहान साहब आप कह रहे हैं कि बूथ लेवल पे काम चल रहा है, तो एक तरीके से ओम माथुर जी अगर ग्राउंड पे एक्टिव दिख रहे हैं तो उनके साथ प्रदेश नेतृत्व के भी लोगों को भी तो होना चाहिए था ना, कहीं ना कहीं। इसके साथ ही जो दूसरा एक और सवाल है मेरा चौहान साहब, इसमें ऐड ऑन कर दे रहा हूं मैं, कि लगातार अगर कोई भी दल जो है अगर विधानसभा चुनावों में जाती है तो अपने पिछले किए कामों को लेकर सामने आती है, लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो 9 साल का कार्यकाल रहा है उसके दौरान की जो उपलब्धियां हैं उसे मार्केट करके कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी कहानी चल रही है। कहीं नजर ही नहीं आ रहा कि रमन सिंह ने क्या कुछ योजनाएं बनाई है, उसके बारे में कहीं चर्चा हो रही है। जो रमन सिंह जी ने बनाया था, 3 यूनिवर्सिटी थी, 9 यूनिवर्सिटी कर दी, 177 कॉलेज थे और 267 कॉलेज कर दिए उसको। ये और जो बस्तर के रोड की व्यवस्था थी वो उसको कितना आगे बढ़ाया है। लेकिन चौहान साहब दिक्कत ये है ना कि मीडिया तो इस चीज को लेकर मना नहीं कर रही है ना कि रमन सिंह ने क्या काम किया था, नहीं किया। मीडिया इसे टोटली एक्सेप्ट कर रही है कि रमन सिंह ने क्या काम किया, लेकिन कहीं से भी ये देखने को नहीं मिल रहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है अगर मंच पर खड़ा हो रहा है तो ये कह रहा है कि रमन सिंह ने ये काम किया था। केंद्रीय नेतृत्व जब अगर मंच पर खड़ा हो रहा है तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि 9 सालों में क्या हुआ। क्योंकि आप भले से कहिए, मानिए मत मानिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का ये जो पूरा दौरा है वो चुनावी ही है। ऐसे में अगर चुनावी है तो जरूरत यह भी है ना कि रमन सिंह जी के कार्यकाल को भी गिना जाए, उन्हें भी समझा जाए, क्रेडिट दिया जाए। योजनाएं जनता तक पहुंचाना क्या ये हमारा दायित्व नहीं है? क्या एक पदाधिकारी का, क्या एक मंत्री का दायित्व नहीं है? क्या एक लीडर का दायित्व नहीं है? क्या एक कार्यकर्ता का दायित्व नहीं है? क्या और उनको ये पता रहे कि ये चीजें मिल रही हैं और आप उसका लाभ उठाएं, और जो दायित्व है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको निभाएं। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने सभी जगह जाके बताएं, तो अंत्योदय तक हमारी जो लाभ जो है, केंद्र का जो लाभ है वो वहां तक पहुंचे, राज्य का भी लाभ पहुंचे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एक इंसान का कोई कुछ बोलता है, जैसे मान लीजिए कोई लीडर बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बीच में कूदना चालू कर देंगे। पहले उनकी बात हो जाए, आप भी अपनी बात रखेंगे, तो ये टीम वर्क कहलाता है। ऐसा नहीं कि मैं भी बोल रहा हूँ, वो भी बोल रहे हैं, तीसरा भी बोल रहा है, चौथा भी बोल रहा है और उनको सबको चुप कराया जा रहा है। नहीं, तुम लोग नहीं बोलोगे, मैं ही बोलूंगा सिर्फ। तो वही चल रहा था अभी 4.5 पौने 5 साल तक यही चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री को कोर कमेटी की बैठक में बुलाया नहीं जाता था, बिना बोले गृह मंत्रालय में तबादला कर दिया जाता था, और संगठन और सत्ता की जनती नहीं थी, एक आदमी की चल रही थी और सबको दबा के रखा हुआ था। इस वजह से इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भुगता। ये क्या था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क के हिसाब से चलती है। वो केंद्र सरकार की भी योजनाएं बताएगी, वो राज्य सरकार की भी, जो 15 साल में रमन सरकार ने किया है, और जो अभी 2000 करोड़ और 500 करोड़ का कौन सा खुलासा या कौन सा भ्रष्टाचार रमन सरकार ने किया है, और कौन सा, आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि ये 5.5। लेकिन चौहान साहब आप अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो ऐसी कहानी है कि आप अगर शराबबंदी की बात करेंगे तो वो इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके दामन जो है साफ है, कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी गंभीर आरोप है, इस पर भी जांच चल रही है।
ब्रदर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आरोपी और अपराधी में फर्क होता है। जी। जब तक आप पूरा जांच सिद्ध न कर दें, उसको अपराध सिद्ध न कर दें, तो अपराधी नहीं कहलाता है, आरोपी कहलाता है। तो ये आप सिद्ध करिए ना, क्योंकि कोर्ट है, सब चीजें हैं। आप सीबीआई की मांग करिए, आप किसी की भी एसआईटी की मांग करिए, आप एनआईए की मांग कीजिए, तो ये सभी चीजें आप मांग करिए ना, कोई कौन बोलता है। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वादा किया गया था शराबबंदी का और दूसरी और वादे किए गए, तो वो कहाँ है आज, और वो आज नहीं दिख रहे। इस वजह से लेकिन चौहान साहब, अगर बात वादे की हो रही है तो वादा एक और हुआ था। लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर पेट्रोल जो है अंडर कंट्रोल रहेगा, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस क्या अंडर कंट्रोल है? दूसरी चीज यह है कि आज की डेट में जो टमाटर एक तरीके से कहिए कि हर एक सब्जी का एक एड ऑन मसाला होता है, हर एक के थाली में एक सलाद होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आज टमाटर करीब कई राज्यों में ऐसी स्थिति है कि 130 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। क्या ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है? क्या ये भी समझने की जरूरत नहीं है? अगर शराबबंदी इंपॉर्टेंट है तो क्या टमाटर आम आदमी खा नहीं सकता? क्या पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवा कर आम आदमी कहीं ट्रैवल भी ना करे? ये तो स्थिति है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो उसी कहानी में, उसी थाली में है। ये 10 सेकंड में मैं इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल। मैं ये बोलता हूँ कि एक थाली में अगर चावल, रोटी, सब्जी, दाल और सलाद, पापड़ सब बढ़ा हुआ है, अगर मान लो पापड़ के रेट बढ़ गए हैं तो, और दूसरी चीजों के तो घटे हैं, दूसरी चीजें तो आपको मुफ्त में मिली हैं, तो आप एवरेज निकालेंगे तो 11 साल। साहब, चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि मुफ्त में मिली है, तो मुफ्त में ऐसा नहीं है कि हर एक तबके को मुफ्त में मिलती है। मुफ्त में मिलती हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले परिवार होते हैं, उनको मुफ्त में मिलती है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली भी है जिसे ये योजनाएं नहीं मिलती हैं, वो कैसे अफोर्ड करे? साहब, ये भी तो बताइए जरा। चाहता हूं, क्या वैक्सीन जो उपलब्ध हुई वो मुफ्त में नहीं हुई? जी। एक करोड़पति से लेकर एक करोड़पति तक सबको मुफ्त में नहीं हुई। लेकिन वहां पर एक जो सक्षम इंसान था वो अपना पेट पाल सकता था, लेकिन जो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया गया, क्या उसको जरूरत नहीं थी? नहीं तो वो उनके हिस्से नहीं है? और ये जो भारत का संसाधन है, क्या वो भी उतने ही हकदार हैं? जितना एक करोड़पति है, उतने सभी लोग उसी के हिस्सेदार हैं। तो उनको उनका हक, उनको उनका राशन देना चाहिए। चलिए, ठीक है चौहान साहब, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, समय की बहुत कमी है। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, उसके बाद ऋषभ जी से एक फाइनल कमेंट लेकर इसे साइन ऑफ करेंगे। चौहान साहब, अब से कुछ देर पहले आपने कहा था कि 2018 के विधानसभा चुनावों के समय कहीं ना कहीं कांग्रेस ने 4 चेहरों के साथ जनता को भरमाने की कोशिश की। क्या इस बार बीजेपी भी उसी कहानी पर चल रही है, उसी ढर्रे पर चल रही है? क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं कि बीजेपी की तरफ से जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कहीं ना कहीं उस आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे थे, वही कहानी अब बीजेपी के साथ हो गई है। जरूरी जो बात है ना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, कि वो नाम की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, और हम काम की राजनीति करते हैं। काम जहां हम काम बता के करेंगे, और उस समय हम एक टीम वर्क बताएंगे और टीम वर्क के हिसाब से चलेंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम बताएंगे, और काम के हिसाब से ही हम लोगों के बीच में जाएंगे। और इनकी वादा खिलाफी और इनके निकम्मेपन, इनके भ्रष्टाचार, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन के मुद्दे को लेके हम जाएंगे। चलिए, ठीक है चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। हमारे साथ ऋषभ चंद्राकर जी जुड़े हुए। ऋषभ जी, एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं। लगातार आप लोगों ने 36 वायदे किए थे, घोषणाएं की थी, 36 घोषणाएं की थी। इसमें से 12 घोषणाएं जो हैं पूरी हो चुकी हैं, इसके साथ ही 12 जो है आंशिक रूप से पूरी हुई हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज है कि 12 जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिनमें सबसे अहम चीज है शराबबंदी, जो है बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए। और दूसरी जो चीज है, जो अनियमित कर्मचारी थे उन्हें भी आश्वासन देकर लटका दिया गया है। क्या आपको लग रहा है इन तमाम जो आधे अधूरे वादे हैं, इसके साथ आप सत्ता में वापसी कर लेंगे? जो 75 का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, 50 भी पार कर पाएंगे आप लोग? तो हमारी सरकार ने जो 4.5 सालों में जो जन योजना, हर वर्ग के लिए योजना बना के जो काम किया है, तो यहाँ पे अब की बार 75 पार, जो मुख्यमंत्री जी जहाँ जा रहे हैं वहां जनता खुद नारा दे रही है कि अब की बार 75 पार। इस टाइप को हम पूरा 75 पार को हम पूरा करते हुए अपनी सरकार बनाएंगे 2023 में। और मैं आपको बताता हूँ कि शराबबंदी की बात करते हैं, जब सदन में शराबबंदी के लिए इनकी कमेटी मांगी जाती है, कमेटी से इनके विधानसभा में सदस्य मांगे जाते हैं, तो ये देने से इनकार करते हैं। इसके बाद बाहर में राजनीति करने का काम करते हैं।
छत्तीसगढ़ 7 स्टेट से घिरा हुआ नहीं, है। लेकिन ऋषभ जी एक बहुत सिंपल चीज है कि आप अगर शराबबंदी में कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या आपने शराबबंदी को लेकर जो बड़ी बड़ी कहानियां रची थी, बड़े बड़े एक तरीके से मंचों पर जाकर आप बातचीत करते थे, महिलाओं का आपको समर्थन मिला, क्या आप बीजेपी के भरोसे बैठे हुए थे कि बीजेपी हमारी मदद करेगी, बीजेपी हमारे कमेटी में शामिल होगी, तब जाके हम शराबबंदी करेंगे? क्या आपने बीजेपी के भरोसे ये तमाम जनता से बातचीत की थी इसको लेकर? आगे बढ़ चुकी है, ग्राम पंचायतों को अधिकार दे रखा है कि आप अपने क्षेत्र में आदेश के मुताबिक अपने क्षेत्र में शराबबंदी कर सकते हैं। शराब की दुकान के लिए वहाँ पे अगर नहीं चाहिए तो फिर उसके लिए आवेदन देकर आप बंद करा सकते हैं। और यहाँ पे मेन मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे सरकार शराबबंदी सॉल्यूशन अभी नहीं है, इसके लिए नशाबंदी सॉल्यूशन है। हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर यहाँ शराबबंदी भी होती है तो मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि जैसा बिहार में हालत है, जैसे गुजरात में हालत है, सिर्फ वही हालत छत्तीसगढ़ में हो जाएगी 7 स्टेट से घिरे होने के कारण। तो हमारी सरकार नशाबंदी की तरफ आगे बढ़ रही है। और नियमित कर्मचारी की जहां तक ऋषभ जी बहुत शॉर्ट में जरा बता दीजिए कि जो बाकी के जो कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, उनको लेकर क्या सरकार उनको लेकर भी फैसला करने वाली है या फिर उन्हें भी चुनावी एक तरीके से अधर में लटका दिया गया है? कुछ विभागों का बचा हुआ है, बहुत जल्द वो भी मंगा लिया जाएगा। और सरकार के रहते अभी उनको जो शासन में 1 लाख नियमित कर्मचारियों को जो वादा था मैनिफेस्टो में, उसको पूरा कर लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनको नियमितीकरण कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया ऋषभ जी, समय की बहुत कमी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जो है सामने है। अब इन 3 महीनों में कुछ बहुत ही बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला यह कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। वजह क्या है? सामने चुनाव है। बीजेपी की तरफ से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जो प्रदेश के नेतृत्व है वो कहीं भी प्लान ऑफ एक्शन में नजर नहीं आ रहा है। नजर कौन आ रहा है? तो भैया केंद्रीय नेतृत्व। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमसे डरी हुई है, किसी भी कीमत पर जो 15 साल का शासन है वो बीजेपी अपने पास वापस चाहती है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि तमाम वादे जो है एक तरीके से हम जो तमाम वादे कर रहे हैं उन्हें हम इंप्लीमेंट करेंगे तो जरूर। बीजेपी कह रही है कि आपने जो तमाम वादे किए थे, 36 जो वादे किए थे, उन 36 वादों का हुआ कुछ नहीं। 12 करके बाकी के जो 24 वादे हैं वो 24 वादे जो हैं वो अधर में लटके हुए हैं। आप इन वादों के साथ सत्ता में कभी वापसी कर नहीं सकते हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ यहीं तक, बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।